हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम जो है पढ़ने वाले हैं आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 1 है यानी शैक्षिक मूल्यांकन। आज उसकी चैप्टर 7 की सेकेंड क्लास होने वाली है। ये आपका चैप्टर 7 का पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 में जो है काफी चीजें पढ़ी थी कि प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे करते हैं, प्रश्न पत्र के जो है कितने प्रकार होते हैं। हमने चीजें वहां पे जो है लॉन्ग में यानी बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं, चीजें हमने वहां पे बहुत क्लियर किया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं निबंधात्मक परीक्षा। तो जो बच्चों ने क्लास नहीं किया है तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे उनको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जल्दी से जल्दी यही एक एम है कि हम 15-20 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें। फिर जो आपका 15-20 दिन मई में बचेगा उसमें आपको रिवीजन कराया जाएगा। जैसे ही आपकी एग्जाम की डेट आएगी, आपका जब बोर्ड वाला फॉर्म फिल होगा उसके 15 दिन बाद एग्जाम होता है, तो उसी के एक हफ्ते में हम आपको पूरा सीरीज रिवीजन करा देंगे। ठीक, तो ये हमारा प्लान है और प्लान के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं तो सक्सेस ही होता है, आप सभी को पता है। तो चलिए अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निबंधात्मक परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वस्तुनिष्ठ परीक्षा के बारे में पढ़ा था। चलिए देखते हैं आपका निबंधात्मक परीक्षा क्या होता है। निबंधात्मक से समझ में आ रहा है निबंध यानी ऐसे टाइप का। और आप सभी को पता है कि ऐसे अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता था तो वो कम से कम 1 या 2 पेज का लिखना होता था। आपको अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी आ रहा है फिर भी अगर आप लिखना स्टार्ट करते थे तो 1 पेज जो है मिनिमम, तो 1 पेज सभी बच्चे लिख ही लेते थे, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसी परीक्षाएं जिनमें प्रश्न लिखित या मौखिक रूप में पूछे जाते हैं तथा उनका उत्तर निबंध के रूप में बताया जाता है, उसे निबंधात्मक परीक्षा कहते हैं। यानी ऐसी परीक्षा जिसमें प्रश्न आपको लिखित भी पूछा जा सकता है और मौखिक भी पूछा जा सकता है। यानी प्रश्न पूछने का तरीका दोनों हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, आपका मौखिक भी हो सकता है। ठीक, और उनका उत्तर कैसे देना है आपको? निबंध के रूप में। निबंध का मतलब है कि डिटेल में देना होता है। ठीक, और ऐसी परीक्षा आपकी क्या कहलाती है? निबंधात्मक परीक्षा कहलाती है। अब हम ये देखेंगे कि निबंधात्मक परीक्षा में प्रश्न के प्रकार कैसे बनते हैं। तो देखिएगा, निबंधात्मक परीक्षा में प्रश्न निम्न प्रकार से होते हैं। यानी आपका जो निबंधात्मक परीक्षा है वो 4 प्रकार से आप उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला है आपका वर्णनात्मक निबंध, ठीक है। दूसरा है आपका विचारात्मक निबंध। तीसरा है आपका भावात्मक निबंध और चौथा है आपका साहित्यिक या आलोचा आलोचनात्मक प्रश्न। सॉरी, कभी कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिसमें क्या होता है ना कि जबान थोड़ा लड़खड़ा जाती है ना, टंग ट्विस्टर हो जाता है, तो उसकी वजह से वर्ड्स गलत निकल जाते हैं। ये तो आम चीजें सभी के साथ होता है ना। तो चलिए फिर से देखते हैं। तो निबंधात्मक परीक्षा के जो आपके प्रश्न है वो निम्न प्रकार से होते हैं। पहला है आपका वर्णनात्मक निबंध, यानी इसमें आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके बारे में आपको वर्णन करना होता है, डिस्क्रिप्ट बिल्कुल जो है डिटेल में लिखना होता है। उसके बारे में आपको अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करना होता है ना। और दूसरा है आपका विचारात्मक प्रश्न, विचारात्मक निबंध। इसमें क्या होता है कि आपको अपने थॉट, अपने विचार के बारे में उसमें प्रस्तुत करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीजें होती हैं और जो करंट में न्यूज चल रही होती हैं उसके बारे में आ जाता है कि आपका इस मतलब कि बारे में क्या विचार है, आप अपने शब्दों में लिखिए। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है तो उसमें पूछ लेगा कि आपका जो है कौन सा टीम आपका फेवरेट है, उसमें कौन सा प्लेयर जो है फेवरेट है, क्यों आपको पसंद है। तो उसके बारे में आपके जो भी विचार हैं आप उसको वहां पे लिख सकते हैं, है ना। तीसरा है आपका भावात्मक निबंध। अब भावात्मक यानी इमोशन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपके फेवरेट पर्सन के बारे में यानी आप अपने फैमिली मेंबर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप अपने पापा के ऊपर निबंध लिखिए, या आपका फेवरेट टीचर कौन है उसके ऊपर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे आपके इमोशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नहीं आप जिससे अटैच्ड हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो वहां पे आप अपने भावों को व्यक्त करते हैं, है ना। अगला है आपका साहित्यिक या
आलोचनात्मक प्रश्न। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बुक से रिलेटेड हुए क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ आपका फेवरेट यानी लेखक कौन है। मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में पूछ लेंगे तो उनके बारे में लिखेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता का नाम क्या है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, आदि चीज इसमें ऐसे पूछे जाते हैं। तो समझ में आया कि निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं आपके चार प्रकार मतलब निम्न प्रकार के होते हैं, चार प्रकार हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला आपका वर्णनात्मक निबंध, दूसरा आपका विचारात्मक निबंध और चौथा है आपका भावात्मक निबंध और सॉरी तीसरा है, चौथा है आपका साहित्यिक या आलोचनात्मक प्रश्न। ठीक, तो ये है आपका। अब हम पढ़ेंगे अगला, जो हमने पढ़ा ये तो चार प्रकार के। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके सीसी बैडमैन के अकॉर्डिंग 10 प्रकार के निबंधात्मक प्रश्न इन्होंने बताया। यानी आपके एक मनोवैज्ञानिक है सीसी बैडमैन, इन्होंने 10 प्रकार के आपके निबंधात्मक प्रश्न बताए हैं। ये तो हमने चार नॉर्मली पढ़ा। अगर एग्जाम में पूछता है कि सीसी बैडमैन के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के निबंधात्मक प्रश्न होते हैं तो आप आंसर देंगे 10 प्रकार के। ठीक, ऐसे अगर आपका एग्जाम में पूछेगा तो आप 4 प्रकार के लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि सीसी बैडमैन के अनुसार तो आप वहां पे 10 प्रकार के बताएंगे। ठीक, अब वो 10 प्रकार कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो पहला है वे प्रश्न जो क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों आदि शब्दों से प्रारंभ किए जाते हैं। यानी आपके निबंधात्मक प्रश्न में टोटल 10 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये सीसी बैडमैन के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है 10 प्रकार के निबंधात्मक प्रश्न बताए हैं। पहला है आपका ऐसे प्रश्न जो कैसे बनते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों। जैसे कि आपका मान लीजिए पूछ लेता है बहुत सारे क्वेश्चन कि बाबर कौन था, है ना। और आपका ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपका कुतुब मीनार कहाँ है ना। कहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, कब, यानी मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था, है ना। और जो है इसी तरीके से आपका जो क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों से जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके निबंधात्मक प्रश्न में बन सकते हैं। ठीक, दूसरा है आपका सूची देना, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपकी लिस्ट वगैरह हो। यानी ऐसा पूछ लेगा कि हाँ इन सब जो है आप इनकी सूची बताइए, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन होता है कि कौन कौन सी चीजें होती तो उसमें आप इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक, तीसरा है आपका रूपरेखा प्रस्तुत करना। उसमें क्या होता है कि आपको बोल देगा कि हाँ हिंदी की हिंदी में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, सॉरी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगला है आपका वर्णन करना, यानी डिस्क्रिप्शन करना होता है, आपको डिटेल में लिखना होता है। भेद करना यानी कि डिफरेंस करना। ठीक, और आपका जो है छठा है तुलना करना, यानी कंपेयर करना। फिर आपका सेवेंथ है विवेचन करना, यानी यहाँ पे भी आपको चीजों का डिटेल में आंसर बताना होता है। अगला है आपका विकसित करना, ठीक, यानी डेवलप करना। फिर अगला है आपका सारांश देना, यानी पूरा आपका जितना भी आपका पाठ रहेगा उसका आपको सारांश देना होगा। फिर अगला है आपका मूल्यांकन करना, यानी जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसका आपको मूल्यांकन करना होगा। ये सिर्फ क्वेश्चंस के प्रकार हैं। बाकी अगर ध्यान से देखा जाए ना तो अगर निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं उनका जो है सभी आंसर डिटेल में ही देना होता है, शॉर्ट में नहीं होता है, सभी डिटेल में ही देना होता है। और सभी एक दूसरे के हिसाब से मैच ही होते हैं। भले यहाँ पे नाम अलग है कि सूची देना, रूपरेखा प्रस्तुत करना, वर्णन करना, बट अगर आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो आप एक ही फॉर्म में आंसर देते हैं। ठीक, यहाँ पे ये सिर्फ इन्होंने बताया सीसी बैडमैन ने कि 10 प्रकार के आपके निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आपका जो निबंधात्मक परीक्षा होती है उसके क्या क्या गुण है, उसकी क्या क्या अच्छाई है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका निबंधात्मक प्रश्नों की रचना बहुत सरल होती है। जैसे कि आपके जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं इनको निर्माण करना यानी इनका क्वेश्चन पेपर तैयार करना बहुत इजी होता है। जैसे हमने बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पढ़ा था वहां पे क्या था कि वहां पे जो क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं वो बहुत कठिन होते हैं, है ना। क्योंकि वहां पहले क्वेश्चन आप दीजिए फिर उसका 4 ऑप्शन दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है निबंधात्मक परीक्षा में क्या होता है कि इसमें जो आपके निबंधात्मक प्रश्न होते हैं इनकी रचना बहुत सरल होती है। एक सिंपल सी लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन क्या होता है दूसरा
निबंधात्मक परीक्षाओं के प्रश्नों के निर्माण में समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। इसमें क्या होता है, जब आप निबंधात्मक परीक्षा के लिए प्रश्न का निर्माण करते हैं तो उसमें टाइम बचता है, श्रम बचता है, धन बचता है ना? क्यों? क्योंकि जो है छोटे-छोटे प्रश्न होते हैं, आप जल्दी से उसको लिख देंगे, आपका समय भी बचेगा, मेहनत भी कम लगेगा, धन की बचत होगी, क्योंकि क्वेश्चन छोटे रहेंगे तो छोटे से ही पेपर में आ जाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है तो क्वेश्चन क्या होता है, बड़े होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं या फिर टेट का एग्जाम दिए होंगे तो आपको वहां पे देखा होगा कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसकी बुकलेट आती है, कितनी मोटी रहती है। तो वो पेपर के ऊपर, तो पेपर पे फिर जो प्रिंटिंग हुई है, इन सब की पीछे क्या होता है, बहुत सारे पैसे तो लगते ही हैं, बट आपका जो यूपी डीएलएड का एग्जाम है उसमें आपको देखे होंगे कि वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी थियरी होता है, निबंधात्मक प्रश्न टाइप के होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक पेपर में ही सारा चीजें हो जाता है, तो उसमें समय भी बचता है, श्रम भी, मेहनत भी कम लगती है और धन की भी बचत होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे किसी विषय, तथ्य, घटना पर अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। आपकी निबंधात्मक परीक्षा में बच्चे को अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, उससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन से संबंधित जो भी विषय है उसके ऊपर वह अपने विचारों को, यानी स्वतंत्र रूप से वह लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका, इसमें बच्चों की भाषा एवं लेखन शैली का मूल्यांकन होता है। इसमें क्या होता है, ये ध्यान दिया जाता है कि बच्चे ने कैसे लिखा है, उसकी हैंडराइटिंग कितनी साफ है, कितना स्पष्ट रूप से लिखा है, ये चीजें का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अगला, इनके द्वारा चिंतन शक्ति, बुद्धि, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति आदि का मापन किया जाता है। यानी निबंधात्मक परीक्षा में क्या देखा जाता है कि बच्चा किस प्रकार से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह चिंतन कर सकता है, उसकी बुद्धि कितना, मतलब कि कार्य कर रहा है, कि वह कितने अच्छे अच्छे, मतलब कि आपके उसको बोल सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे आंसर्स उसने लिखे हैं, कितना फैक्ट उसने लिखा है। ठीक, तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे की जो चिंतन शक्ति है, बच्चे का तर्क शक्ति, उसकी कल्पना शक्ति, कितना किसका विकास हुआ है, हम निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा हम इन सब चीजों का मापन कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये तो हमने गुण पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आपकी निबंधात्मक परीक्षाओं के क्या क्या दोष हैं, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अंकों की विश्वसनीयता की कमी रहती है। सबसे पहले तो यही है कि हो सकता है बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा हो, डिटेल में लिखा हो, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा हो, आंसर, और जो है आपके आंसर भी बहुत करेक्ट लिखे हो, बट क्या होता है कि कभी कभी टीचर्स जो होते हैं नंबर्स कम दे देते हैं, है ना, अंक कम दे देते हैं। तो वही कहा जा रहा है आपका कि अंकों की विश्वसनीयता में कमी रहती है। अब आपके वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, अगर बच्चे का आंसर सही है तो उसका अंक एक नंबर या जितने भी नंबर का है, एक दो, तो उसको वहां पे मिलना ही है। बट जहां पे निबंधात्मक परीक्षा होता है, यानी जहां पे लिखने वाला प्रश्न होता है, वहां पे टीचर्स क्या करते हैं, फुल मार्क्स कभी नहीं देते हैं, है ना। जो अच्छे टीचर होते हैं वो तो दे भी देते हैं, बट जो नहीं भी होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दो दे देते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि अंकों की विश्वसनीयता की कमी रहती है। अगला है आपका, अंकन में आत्मनिष्ठता होती है। अध्यापक अपने मनमाने ढंग से उत्तरों को कोई भी अंक दे देते हैं। इसमें क्या होता है कि टीचर अपने अकॉर्डिंग ही मार्क्स दे देते हैं। ठीक, इसमें रटने पर अधिक बल दिया जाता है। आपकी निबंधात्मक परीक्षा में क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन का आंसर रटते हैं। ठीक, रटेंगे तभी लिख पाएंगे, बट ऐसा हमारे जो एसडीपी में है नहीं, है ना। बच्चे को रटाने पे बल नहीं देना है, सिखाने पे बल देना है। चलिए अगला देखते हैं। इस परीक्षा प्रणाली में बच्चे परीक्षा को बोझ के रूप में मानते हैं। अब देखिए, जैसा कि क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो बच्चा से टिक करता है ना, लेकिन आपका जो निबंधात्मक परीक्षा होता है इसमें जो है इतना लिखना होता है कि बच्चे इस चीज को बोझ के रूप में मानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब आप डीएलएड का एग्जाम देते हैं, जब पेपर 1 और पेपर 2 होता है, मान लीजिए जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सीडीपी था, यानी बाल विकास था, और जो है आपका क्या था, शिक्षण अधिगम था, तो वो आपका 50-50 नंबर का होता है ना। तो आप लिखते लिखते क्या होते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं, और कंटिन्यू पेपर होता है, फिर सेकेंड डे आपका 3 पेपर हुआ था, है ना। तो यही क्या होता है कि जब इतना लिखना होता है तो बच्चे बिल्कुल थक जाते हैं। यूपी बोर्ड में भी आपका 2 घंटे 3 घंटे का
पेपर होता है, तो इतना ज्यादा इसमें लिखना होता है कि बच्चे इस एग्जाम को बिल्कुल बोझ के रूप में मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निबंधात्मक परीक्षा अध्यापक एवं बच्चे से अधिक श्रम एवं समय चाहते हैं। निबंधात्मक परीक्षा में क्या होता है कि बच्चे से ज्यादा मेहनत चाहते हैं, समय चाहते हैं, यानी जब एग्जाम 2 घंटे का है, 3 घंटे का है और इतना ज्यादा लिखना होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो टीचर को बच्चों को अधिक मेहनत भी करवाना होगा, यानी अधिक वो मेहनत भी करेंगे और वो टाइम भी उनको ज्यादा लगेगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव, यानी आपका जो निबंधात्मक परीक्षा है उसमें हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, यही हम यहाँ पे उन सुझावों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। निबंधात्मक परीक्षा की कमियों को दूर करने के लिए उपयोगी सुझाव निम्न है। कौन कौन से सुझाव हैं वो हम देखेंगे। पहला है आपका प्रश्नों के निर्माण में सुधार, यानी सबसे पहले तो हम प्रश्न का जो निर्माण कर रहे हैं उसमें सुधार करेंगे, यानी जो भी चीजें कमी होंगी उसको हम अच्छे से देखेंगे कि प्रश्न सही से हमने उनको प्रश्न का चयन किया है कि नहीं किया है, बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग किया है कि नहीं किया है ना, चीजें हम ध्यान देंगे। सेकेंड है आपका अंक प्रदान करने की प्रणाली में सुधार। हम दूसरा ये देखेंगे कि अगर बच्चे ने सही आंसर दिया है तो वहां पे हम उनको अच्छे अंक देंगे, ठीक। तीसरा है आपका सेमेस्टर परीक्षा लागू करना, यानी सेमेस्टर परीक्षा लागू करना। अगला है आपका आंतरिक परीक्षा व सतत मूल्यांकन, यानी परीक्षाएं, आंतरिक परीक्षा यानी जो यूनिट टेस्ट होता है उसको लेते रहिए और कॉन्टिन्यूअस यानी सतत मूल्यांकन करते रहना चाहिए। जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ तुरंत आप उसका टेस्ट लीजिए, फिर दूसरा हुआ, यही आपका कॉन्टिन्यू यानी सतत मूल्यांकन होता है, ठीक। तो यानी आपका यूनिट टेस्ट और सतत मूल्यांकन करते रहना चाहिए। अब हम देखेंगे आपका सेमेस्टर प्रणाली क्या होता है। सेमेस्टर के बारे में आप सभी जानते होंगे क्योंकि आपका यूपी डीएलएड यानी बीटीसी सेमेस्टर एग्जाम ही होता है। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है 2 वर्ष के कोर्स के पाठ्यक्रम को 6-6 माह के 4 सेमेस्टर में बांट दिया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में शिक्षा उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो है 2 साल का कोर्स होता है उसको हम 6-6 माह में बांट लेते हैं तो वो 4 सेमेस्टर में हो जाता है। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं तो 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो टोटल 24 महीने हुए, तो 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष का 4 सेमेस्टर में हम बांट लेते हैं, फिर हर सेमेस्टर के अंत में आपका एग्जाम होता है, ठीक। आपका बीटीसी का सेमेस्टर वाइज ही एग्जाम होता है। चलिए अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसका उत्तर अधिक से अधिक 5 से 6 पंक्तियों में यानी 6 लाइन में 50 शब्दों में दिया जाता है, शब्दों में 50 शब्दों में दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं अत्यधिक संक्षिप्त में दिया जाता है। यह 1 या 2 पंक्तियों में 30 शब्दों में लिखा जाता है, यानी जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो हम 2 या 3 लाइन में लिखते हैं और आपका जो लघु उत्तरीय है वह कम से कम 5-6 लाइन में हम लिखते हैं। ये सभी आप सभी को पता होगा क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही एग्जाम देते आ रहे हैं, है ना। चलिए अब हम देखते हैं भूगोल के प्रश्न पत्र की रचना, यानी आपका जो जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर होता है उसकी रचना हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले विषय पर प्रश्न पत्र निर्माण के लिए अंकों का विभाजन, यानी कि जैसे भी हम प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहे हैं उसमें हम पहले अंकों का विभाजन कर लेंगे कि अगर आपका बहुविकल्पी है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो वो 5 नंबर का होगा, लघु उत्तरी है तो वो आपका 15 नंबर का होगा, और सॉरी अगर अति लघु उत्तरी है तो वो 15 का होगा और वो लघु उत्तरी का है तो वो 20 नंबर का होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न पत्र निर्माण करेंगे तो अंकों का विभाजन कर लेंगे, ठीक। अगला है आपका शिक्षण के प्राप्त उद्देश्यों के अनुसार अंकों का निर्धारण, यानी शिक्षण के प्राप्त उद्देश्य का मतलब है कि जैसे भी आपने जो भी क्लास में पढ़ाया है उसके अनुसार आप क्वेश्चन तैयार करिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अंक का निर्धारण करिए, ठीक।
अगला है आपका प्रश्नों की रचना करना, आप क्वेश्चन तैयार करिए। फिर ब्लूप्रिंट की रचना यानी ब्लूप्रिंट भी तैयार करना है। देखिए ब्लूप्रिंट क्या होता है वो मैं भी आपको आगे समझाऊंगी। यहाँ पे समझ लीजिए ब्लूप्रिंट क्या होता है कि एक टेबल बना होता है यानी एक सारणी बना होता है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वगैरह सब लिखना होता है, उद्देश्य लिखना होता है, फिर मार्क्स लिखने होते हैं, ये सब चीजें होती है, मैं आगे आपको समझाऊंगी। ठीक, चलिए आगे आपका प्रश्न पत्र का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करना कि प्रश्न पत्र कैसे होगा, किस लेवल का होगा। ठीक है, आपका बहुविकल्पी होगा कि निबंधात्मक होगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, स्पष्ट होना चाहिए, ये सब चीजें आपका है कि प्रारंभिक प्रारूप को तैयार करना। फिर प्रश्न पत्र का अंतिम प्रारूप तैयार करना। ठीक है, ये आपका है हमने। अब हम ब्लूप्रिंट की रचना है वो देखते हैं। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है वही समझिएगा। अभी जो हम इसमें एक सारणी तैयार करते हैं। ठीक, एक मिनट रुकिएगा। कि एक आप सारणी तैयार करते हैं, आप एक टेबल तैयार करते हैं जिसमें क्या होता है प्राप्त उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्न के प्रकार एवं उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका ऐसे टेबल बना रहेगा। ठीक, यहाँ पे आपके उद्देश्य, पाठ्य सामग्री यानी आपका क्या उद्देश्य है, आप कौन सा एग्जाम ले रहे हैं, सेमेस्टर वाइज ले रहे हैं, क्या है वो रहेगा। फिर आपका कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक, अब सब्जेक्ट है उसके बाद फिर आपके कौन से प्रश्न के प्रकार है यानी आपका अति लघु है कि लघु उत्तरी है, फिर प्रश्न की संख्या। ठीक, ये आपका जो है ब्लूप्रिंट होता है। ठीक, ब्लूप्रिंट का जो आपका टेबल होता है मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वहां पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम लगाना भूल गई। ठीक है, तो यही आपका ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, एक सारणी तैयार करते हैं, इसमें आपके उद्देश्य दिए जाते हैं, पाठ्य सामग्री होता है, प्रश्न के प्रकार होते हैं, उनकी संख्या होती है, यही सब चीजों का विवरण उस टेबल में दिया जाता है, वही आपकी ब्लूप्रिंट कहलाती है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष। ठीक, यानी शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्न के क्या क्या पक्ष होते हैं वो हम देखेंगे। बस एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। चलिए देखते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष। तो प्रत्येक पाठ तथा विषय वस्तु को शिक्षण करने से पहले उसके उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी बच्चे को कोई भी पाठ या कोई भी विषय वस्तु पढ़ाने वाले होते हैं तो उसके पहले हम उद्देश्य का निर्माण करते हैं। उद्देश्य का निर्माण कैसे करेंगे, कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले जब बच्चे को उस पाठ को पढ़ाएंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि यह पाठ किस प्रकार से बच्चे के जीवन से हमें जोड़ना है, यह पाठ बच्चे की लाइफ को कैसे रियल लाइफ से जोड़ सकता है, यह पाठ जब बच्चा पढ़ेगा तो उसको किस प्रकार का ज्ञान होगा, उसको क्या क्या सीख मिलेगी। तो यही आपके कहने का मतलब ये है, शैक्षिक उद्देश्य यही होता है कि आप अगर बच्चे को जो शिक्षा दे रहे हैं वह शिक्षा देने का क्या उद्देश्य है, फ्यूचर में जो आप उसको जो पढ़ा रहे हैं वह भविष्य में उसको किस प्रकार से हेल्प करेगा, है ना। तो चीजें यही है, तो वही कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक पाठ तथा विषय वस्तु को शिक्षण करने से पहले उसके उद्देश्य का निर्माण किया जाता है। इन्हीं उद्देश्यों को क्या कहा जाता है, शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। ठीक, देखिएगा शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों को निम्न पक्ष होते हैं, यानी कौन कौन से पक्ष होते हैं वो हम देख लेंगे। सबसे पहले है आपका कौशल संबंधी प्रश्नों के पक्ष। ठीक, सबसे पहले आपका क्या है, कौशल संबंधी, कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट, यानी बच्चों के अंदर कौशल विकास करना। जैसे कि क्या है कि बच्चे
बच्चों से आप अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनसे क्या होता है कि बच्चे के अंदर कौशल विकास हो रहा है, कैसे कि वो व्याख्या कर पा रहे हैं, है ना। वो जब आप उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, आपके और उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है ना, बातचीत हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ विकास हो रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार हम बच्चों के अंदर कौशल संबंधी जो है क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। यानी कौशल संबंधी जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चे में ऑटोमेटिक विकास होगा, है ना। दूसरा है आपका अनुप्रयोग संबंधी प्रश्नों के पक्ष। अनुप्रयोग यानी जो भी आपके ये होते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, उस टाइप के प्रश्न, ठीक। तीसरा है बोध संबंधी प्रश्न और चौथा है ज्ञान संबंधी प्रश्न। इसमें क्या होता है कि बच्चे से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे उनको नवीन ज्ञान उनको प्राप्त हो या फिर वो नए ज्ञान उनको जो है मिले, ठीक। तो ये हमने शैक्षिक उद्देश्य के जो आपके प्रश्न के पक्ष थे वो हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे अच्छे प्रश्नों की विशेषता, यानी आपके जो प्रश्न होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, और अच्छे जो प्रश्न होती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम देखेंगे। तो पहला है आपका प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, यानी आपका जो प्रश्न है उसके जो शब्द हो वो संक्षिप्त हो, यानी छोटे छोटे हो, ये नहीं कि भारी भरकम हो। प्रश्नों की जो आपके वर्ड्स हो वो क्या हो, छोटे छोटे हो, ठीक। अगला है आपका उसकी भाषा, यानी जो आपकी प्रश्न की भाषा है वो पुस्तक की भाषा से अलग हो। यानी आप अगर प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से या प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं तो वो बुकिश लैंग्वेज नहीं हो, यानी किताबी भाषा ना हो। आप जिस हिसाब से क्लास में बच्चों को पढ़ाए हैं उस प्रकार की भाषा का यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करे, यानी आपका जो प्रश्न है वो दुविधा यानी कंफ्यूजन ना उत्पन्न करे। ओ ये रहा, भूल गई क्या, सॉरी। देखिए, वह विचार करने की योग्य हो, यानी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें बच्चे विचार कर सके और फिर वह आंसर दे सके, ऐसा नहीं कि कोई उसमें तथ्य ही नहीं है, ठीक। अगला है आपका प्रश्न दुविधा ना उत्पन्न करे, यानी क्वेश्चन ऐसा हो कि जो है कंफ्यूजन ना उत्पन्न करे, नहीं तो बच्चा क्वेश्चन में ही फंसा रहेगा तो आंसर क्या देगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न बच्चे के मानसिक विकास के अनुसार हो, यानी बच्चे से जो हम प्रश्न कर रहे हैं या जो प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं वो उसके क्लास के लेवल का हो। ऐसा नहीं कि क्लास 5th का है तो आप क्लास 8th के बच्चे का क्वेश्चन दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस प्रकार के बच्चे का मानसिक बुद्धि है उसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछना है, ठीक। प्रश्न में क्रमबद्धता हो, यानी प्रश्न का जो सीरीज है वो सही हो, यानी 1 2 3 4 करके क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन यहाँ है लघुत्तरी का तो दूसरा क्वेश्चन आपका अति लघु में है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। प्रश्न का सीरीज क्या हो, सही हो, यानी क्रमबद्धता से हो, क्रम से हो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आपको क्या करना है। अगला है आपका टॉपिक कक्षा में प्रश्न पूछते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए, यानी अगर आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं कक्षा में तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या किस प्रकार से कक्षा में प्रश्न पूछने चाहिए वो हम पढ़ेंगे। तो पहला है आपका कक्षा में तुरंत शब्दावली बदल के प्रश्न नहीं करना चाहिए। देखिए जब अगर आप क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत शब्दावली यानी तुरंत वर्ड्स चेंज कर दीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आप क्लास में पूछ रहे हैं कि कुतुब कुतुब मीनार कहाँ है, ठीक। आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि कुतुब मीनार कहाँ है, फिर आपने तुरंत बदल दिया कि नहीं अच्छा कुतुब मीनार किसने बदला, किसने बनवाया, है ना। तो इस प्रकार से नहीं करना है, आपको शब्दावली को नहीं बदलना है। जिस भी क्वेश्चन को आप पूछेंगे एक ही पूछेंगे, बार बार आप उसमें शब्दावली नहीं पूछेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर पूछ क्या रहे हैं, मैम पूछ क्या रही है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। शिक्षक का स्वर स्पष्ट व इतना ऊंचा हो कि पूरी कक्षा को सुनाई दे। जब कक्षा में टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उस समय क्या हो, टीचर का जो आवाज है वो बिल्कुल स्पष्ट हो और इतना तेज वो बोले कि पूरी कक्षा में सारे बच्चे उस प्रश्न को सुने, ठीक, सुन लें। चलिए आगे है प्रश्न पूरी कक्षा से पूछे फिर थोड़ा रुक रुक कर किसी बच्चे से उत्तर देने को कहें। यानी आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये नहीं कि एक बच्चे को स्पेसिफाइड खड़े करके पूछिए, नहीं। आप एक क्वेश्चन पूछिए फिर आप बच्चों से पूछिए कि जिस जो बताना चाहता है वो हाथ उठाए, फिर आप 1 बाय 1 सबसे जो है आंसर देने के लिए आप बच्चों को बोलिए, ठीक। चलिए
अगला है प्रश्न क्रमबद्ध ढंग से पूछिए, यानी प्रश्न जो है वो आप सीरीज से पूछिए, ठीक है। अगला है आपका एक प्रश्न का उत्तर मिल जाने के बाद ही अगला प्रश्न पूछिए, यानी जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपने जब एक प्रश्न पूछा, जब बच्चा उसका आंसर दे दे तब आप दूसरा प्रश्न पूछिए, ठीक। ये आपका क्वेश्चन पूछने का सही तरीका होता है। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों करें, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्लासरूम में बच्चों से प्रश्न क्यों किए क्यों जाए, ठीक। प्रश्न क्यों करें हम बच्चों से, तो क्यों करेंगे वो हम अभी पढ़ेंगे। तो कक्षा में प्रश्नों विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने के लिए, विषय के ज्ञान व समझ की परीक्षा लेने के लिए, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए, नए ज्ञान का अभ्यास करने के लिए, मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए किए जाते हैं। यानी कक्षा में प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, ताकि बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न हो, यानी इंटरेस्ट हो। मान लीजिए बच्चा सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो अगर आप बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो बच्चा क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। फिर वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, उसको पता है कि अगर मैं ध्यान से नहीं पढ़ूंगा सर बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट आएगा। फिर विषय के ज्ञान व समझ की परीक्षा लेनी, जैसे कि आपने कोई विषय पढ़ाया तो उसके बाद अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि जो मैंने पढ़ाया वो बच्चे ने कितना समझा है, ठीक। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से कनेक्ट करने के लिए, यानी प्रश्न आप क्यों पूछते हैं कि बच्चे को कितना नॉलेज है, यानी बच्चा पहले कितना वो पढ़ चुका है। तो वही चीज है कि पहले वो जितना पढ़ चुका है उसी को हम बेस बना के हम नई चीज सिखाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से कनेक्ट करने के लिए, ठीक। पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए, यानी रिवीजन करने के लिए, नए ज्ञान का अभ्यास करने के लिए और आपकी मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए आपके प्रश्न जो होते हैं वो बच्चों से पूछे जाते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं, दो मेन चीजें एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। जैसे इस तरह का क्वेश्चन बनेगा कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो यह किस प्रकार का प्रश्न है, ये आपका स्मृति संबंधी प्रश्न है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला देखते हैं, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो ये आपका स्मृति संबंधी प्रश्न है। आई बात समझ में। तो ये चीजें हमने आज डिस्कस किया। तो हमने आज चैप्टर 7 जो है वो फिनिश किया, ठीक। ये आपका चैप्टर 7 की लास्ट क्लास है। अब हम कल जो है चैप्टर 8 पढ़ेंगे। तो क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, समझाने का तरीका कैसे लगा, चीजें टफ तो नहीं है, लैंग्वेज टफ नहीं है, क्या भी है, कोई भी दिक्कत है, क्लास अच्छी लग रही हो खराब लग रही हो, कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव जो भी हो हमें कमेंट के थ्रू आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी है हमें जरूर बताइएगा। और एक बात और, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।